सबसे पहले जो शिक्षा का बजट बढ़ाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस राशि का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्या वो राशि जो हाशिए पर जो जनता है, हाशिए पर जो पब्लिक है, उनके शिक्षा के लिए वो पहुंच पा रहा है या नहीं? नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। भारत सरकार का एजुकेशन बजट जो हर साल के मुकाबले इस बार सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, जिसका बजट है 1.12 लाख करोड़ रुपए। ये बजट कहने में और सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है। ज़मीनी स्तर पर हालांकि हकीकत क्या है, इस पैसे को किस तरह से खर्च किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को लेकर इस बजट को लेकर उनकी राय क्या है, क्या स्टूडेंट्स इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें इस बजट का फ़ायदा दिख रहा है या फ़ायदा मिल रहा है, किस तरह से ये एजुकेशन बजट उनके लिए हेल्पफुल है। आज हम मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके में। यहाँ पर हम स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि जो इतना बड़ा बजट भारत सरकार के द्वारा फरवरी में पास किया गया था, उसका उन्हें कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं, या फिर इस बजट को स्टूडेंट्स किस तरह से देखते हैं, उनके फ़ायदे का है या नुकसान का है, या फिर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। चलिए उनसे चलकर बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास। क्या पढ़ाई कर रहे हैं भैया? मैं पटना विश्वविद्यालय में हूँ, मास्टर्स है। जो नया बजट आया था, एजुकेशन बजट, अभी इस बार का जो बजट पेश हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा बजट एजुकेशन का और साल के मुकाबले पेश किया गया था। क्या उसके लिए काम, आपको लगता है कि उस बजट के हिसाब से काम हो रहा है? देखिए, हर बार की जो सरकार कहती है, इस बार का बजट पिछले बार के बजट से हमारा ज़्यादा था और इस बार हम शिक्षा पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर सरकार ये कहती है कि हर बार का बजट पिछले से बेहतर है और हम खर्च भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो अभी तक हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, तो अगर उच्च शिक्षा की अगर बात करें, हम अभी हायर सेकेंडरी और प्राइमरी को हम छोड़ देते हैं, उच्च शिक्षा की बात करें, तो आप जब इतना बड़ा बजट एलोकेट करते हैं तो ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि विश्वविद्यालयों में फ़ी हाइक करना पड़ जाता है। हमारा सवाल है सरकार से, ठीक है। अभी आप समझिए कि 2014 से 2019 तक का अगर एनपीए आप निकालेंगे, नॉन प्रॉफिट एसेट, मतलब ये वो पैसा होता है जो सरकार और जो सरकारी बैंक होते हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट जो घराने हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको लोन के रूप में देती है और वो पैसा वापस नहीं कर पाती है या किसी भी कारण से वो पैसा वापस नहीं आता है, तो उसको नॉन प्रॉफिट एसेट कहा जाता है। मतलब एक ऐसा एसेट जो अब मतलब हम उससे कोई लाभ नहीं हुआ और वो उसका एनपीए हो जाता है, मतलब वो पैसा अब डूब गया। वो पिछले 4 सालों का, 5 सालों का, 14 से 19 का वो एनपीए है 12 लाख करोड़। तो इतना ज़्यादा पैसा एनपीए हो जाता है और सरकार कहती है कि हम बजट लाए हैं, एजुकेशन हम बदल देंगे, हम स्वास्थ्य बदल देंगे। अभी जो छात्र जेआरएफ करते हैं, जिनका जेआरएफ होता है, कभी भी उनका जेआरएफ रेगुलर समय पर नहीं मिलता है कि हर महीने का उनका जेआरएफ मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आखिर ये बजट का पैसा कहाँ जाता है? तीसरा जगह अगर हम बजट के संदर्भ में ही देखें, तो अगर बिहार के संदर्भ में देखें, आप अलग अलग वैसे जो राज्य हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, उनको आप एक अलग से पैसा भी देने की बात करते हैं कि हम उनको अलग से फंड एलोकेट करेंगे ताकि वो अपने सोसाइटी का, अपने राज्य का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। लेकिन बिहार की जो बदहाली है, शिक्षा की बदहाली है, कि बिहार का हायर एजुकेशन केंद्र सरकार के हाथ में है और अभी तक भाजपा भी 2014 से 2023 तक आ गई है। इन 8 सालों में, 9 सालों में क्या बदलाव हो गया बिहार के हायर एजुकेशन में, जबकि आप हर बार बेहतर बजट कर रहे हैं। तो मैं बजट देख रहा था, वो दावा कर रहे हैं कि हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री का 61% पैसा खर्च कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि आपने खर्च कर दिया, बजट एलोकेट कर दिया, सवाल ये है कि वो जो खर्च हुआ है वो किनके जेब में गया है। अगर किसी कैंपस में फीस वृद्धि हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि वो पैसा छात्रों के हित में खर्च नहीं हुआ है। तो सिर्फ बजट में एक संख्या दिखा देना, बहुत सारे शून्य लगा देना, तो ये मतलब कह दीजिए कि फटा ढोल है, या बार बार उसे पीट रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। अभी बिहार में तमाम कैंपसों में फ़ी हाइक हो गए। जो छात्र 5,000 में अपना ग्रेजुएशन कर पा रहे थे, वो अब उनको फीस 22,000 के आसपास पे करना होगा। तो आखिर जब इतना बड़ा बजट एजुकेशन में है, तब तो एजुकेशन मुफ्त हो जाना चाहिए था। प्राइमरी स्कूलों की जो स्थिति है वो आप देखते हैं, सेकेंडरी स्कूलों की जो स्थिति है कि आपके पास शिक्षक नहीं है, आपके पास कर्मचारी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप वो बजट जो एलोकेट करते हैं वो खर्च कैसे हो रहा है? तो
आप कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, बजट आप बना रहे हैं बड़ा सा, आप संख्या बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर इस कोई विश्वविद्यालय है, हम ये भी लोग पटना विश्वविद्यालय गेट के सामने खड़े हैं, तो यहाँ पर कोई काम होगा, जैसे मान लीजिए परीक्षा एग्जामिनेशन कंट्रोलर ही है, तो ये अब पूरा मेकैनिज्म पहले सरकारी अपने हाथों में रखती थी, अब एक प्राइवेट एजेंसी रखती है। तो अगर आप वो खर्च विश्वविद्यालय को देकर फिर एक किसी कॉर्पोरेट को दे देते हैं, तो उस बड़े बजट एलोकेशन का कोई छात्रों से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे जो लगता है, मेरी जो राय है बजट पर, कि आप हर बार संख्या दिखा रहे हैं, लेकिन वो बजट आपका एलोकेशन ज़मीन पे नहीं दिख रहा है। दूसरा, अगर आप एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए, लेकिन अभी आपके शासनकाल में 2014 से 2023 में अगर बेरोजगारों की संख्या देखें तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला बार हुआ है कि 45% तक लोग बेरोजगार हो गए हैं। मतलब जिन लोगों के पास सम्मानजनक नौकरी होनी चाहिए थी, सम्मानजनक पैसा होना चाहिए था, रेगुलर उनका पेमेंट और होना चाहिए था, उनकी नौकरियां चली जा रही हैं। आप बजट कैसे एलोकेट कर रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन या जो ओपीएस है, जो आप कर्मचारियों को जो पेंशन देते हैं, आप उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। तो आप बजट किसके लिए एलोकेट कर रहे हैं? तो मैं जो कह रहा हूँ कि ये बजट आप एलोकेट तो कर रहे हैं, लेकिन थर्ड रास्ते से तो कोई एक तीसरा रास्ता आप बना दे रहे हैं, जो पैसा सरकारी एजेंसियों को जा रहा है, लेकिन वो पैसा फिर वापस से किसी कॉर्पोरेट के जेब में चला जा रहा है। आपने एक बात कही कि जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर अभी बढ़ चुकी है, तो अभी पॉपुलेशन भी इंडिया का सबसे ज़्यादा है, तो क्या बेरोज़गारी दर और बढ़ जाएगी? हमें याद है कि जब हम लोग 8वीं 9वीं कक्षा में थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि आबादी, जनसंख्या पे एक लेख लिखे, और हमारा टीचर ये बताता था कि ह्यूमन रिसोर्सेज, आप जनसंख्या को एक प्रॉब्लम के रूप में मत देखिए। हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हम लोग काम करते हैं, उससे कुछ उत्पादन करते हैं। जैसे किसान अगर खेतों में अनाज उपजाना बंद कर दे तो रोटी कहाँ से मिलेगा? वो भी तो एक जनसंख्या है, वो भी बढ़ रहा है। तो दरअसल हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम लोग वर्किंग क्लास, हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे तमाम चीज़ें की सुविधाएं जनरेट हो रही है, तमाम तरह के उत्पादन हो रहे हैं, और उसको प्रोडक्शन का जो है अलग अलग मोड में जाकर वो सरकार के पास एक जगह कॉन्सेंट्रेट होता है, कई बार पैसों के रूप में, कई बार अलग अलग संसाधनों के रूप में। तो आप जनसंख्या को अगर एक प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हैं तो ये आपके पूरा जो थॉट प्रोसेस है उसमें गड़बड़ी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साकित सूर्या है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? जी, मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी से। सॉरी? बायोटेक्नोलॉजी से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी से? जी। अच्छा, ये बात बताइए कि भारत सरकार का बजट जो है वो इस बार सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है एजुकेशन में, तो क्या आपको उसके फ़ायदे लग रहे हैं? एजुकेशन में कुछ सुधार लग रहा है पहले के मुकाबले, या फिर जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी या बदतर होती जा रही हैं? देखिए, समझने की बात है, सबसे पहले जो शिक्षा का बजट बढ़ाया गया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस राशि का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्या वो राशि जो हाशिए पर जो जनता है, हाशिए पर जो पब्लिक है, उनके शिक्षा के लिए वो पहुंच पा रहा है या नहीं? उन्होंने 1 दिवसीय जो धरना दिया, इसका क्या है मतलब? इसका मूल मतलब ये है कि हाशिए पे जो खड़े लोग हैं उन तक शिक्षा पहुंच पाए। शिक्षा के लिए बजट तो बढ़ा दिया गया, लेकिन आप देखिए कि एमफिल की जो डिग्रियाँ थीं या उससे जो आगे की पढ़ाई की जाती थी, या उसके बाद जब प्रोफेसर्स बनते थे, उन सभी रिसर्च के विषयों पर किसी न किसी रूप से पाबंदी लगाई जा रही है। आखिर इतने बड़े शिक्षा बजट का क्या फ़ायदा जब आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर पाएँ? आपने शिक्षा बजट में किसी भी वैकेंसी की कोई बात नहीं की है कि इतने सारे प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। विभिन्न जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें भारी मात्रा में प्रोफेसर्स की कमी है, लैब्स की कमी है। इन सभी कमियों को पूरा करने की आपने कोई बात नहीं की। आपने सिर्फ बजट का एक बड़ा आंकड़ा प्रस्तुत किया है, लेकिन वो निचले तबके तक कैसे पहुंचेगा, वो ज़मीन पर कैसे उतरेगा और उसके पे कैसे काम होगा, इसकी कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है। आपने कोई नया विश्वविद्यालय अभी तक नहीं खोला, अलग से कोई भी, चाहे वो शिक्षा बजट का मतलब है कि आप मेडिकल सेक्टर का शिक्षा बजट हो सकता है, फिर जो जनरल स्टडीज़ है उनका शिक्षा बजट जो हो सकता है। इन सभी चीज़ों को गहन अध्ययन के लिए और समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पे रिसर्च। लेकिन आपने क्या किया है कि रिसर्च ओरिएंटेड जो चीज़ें चल रही थी, जो शिक्षा चल रहा था, उस पर आपने लगाम लगाने के काम किया है। यदि आप लगाम लगाते हैं तो उतने बड़े शिक्षा बजट का आखिर आप क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या हो जाएगा? बिल्डिंगें बन के तैयार हो जाएंगी, लेकिन उसमें पढ़ने और रिसर्च करने वाले छात्र नहीं रह पाएंगे। अभी देखिए कि कॉलेजों की इतनी ज़्यादा फीस वृद्धि हो रही है,
कहीं ना कहीं इसको देख कर आपको लगता है कि शिक्षा बजट यदि बढ़ा दिया गया है तो उल्टा छात्र से ही वसूल कर शिक्षा बजट में लगाया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटीज़, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, आज तक यहाँ जो पढ़ाई होती थी वो 4,000 5,000 प्रति वर्ष सालाना के फीस में हासिल की जा सकती थी, लेकिन आज वो फीस बढ़कर सीधा तिगुना चौगुना 16,000 से 20,000 के बीच हो गया है। जो परिवार जिसकी मासिक आमदनी मात्र 12 से 13,000 है महीना, वो किस प्रकार अपने बच्चा को शिक्षित कर पाएगा? सरकार ने इसके ऊपर कोई सवाल नहीं दिया या कोई जवाब नहीं दिया है। लगातार हम लोगों का पार्टी, हम लोगों का स्टूडेंट यूनियन शिक्षा के प्रति लड़ाई करते जा रहा है। आपने कहा कि शिक्षा बजट बढ़ा, लेकिन उसका ज़मीन पे मुझे कोई असर नज़र नहीं आ रहा है कि ज़मीन पे वो किस तरह कामगार करेगा। और इस तरह की शिक्षा नीति के साथ शिक्षा बजट के बढ़ जाने के बावजूद भी जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। आप आने वाले समय में देखिएगा कि एक पार्शलिटी जो है अमीर और गरीब के बीच, वो सीधा नज़र आएगी। इस तरह की शिक्षा नीति के साथ गरीब के बच्चे और गरीब होते जाएंगे। जैसे जैसे आप शिक्षा से दूर होते जाएंगे, आपकी जो सामाजिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि शिक्षा ही आपको रोज़गार का मतलब बता सकता है, शिक्षा ही आपको स्वास्थ्य का मतलब बता सकता है। यही बातें मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा का जो बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो पॉलिसी मेकिंग में किस तरह आएगा, किस तरह वो वर्क करेगा, कैसे प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी, कैसे लैब का निर्माण होगा, कैसे जो आपने रिसर्च पे रोक लगा रखा है उस रिसर्च को आप कैसे कंटिन्यूटी जारी रखेंगे, ताकि शोधपूर्ण जो शिक्षा जिसकी मांग हम लोग लगातार करते आए हैं वो कैसे आगे बढ़ेगा, ताकि नए से नए जो मॉडल्स हैं, नए से नए जो तकनीक हैं वो भारत अभी भी तकनीक में पीछे है। जापान जैसे छोटे देश हमारे जैसे देशों से तकनीक में आगे हैं, जबकि वहाँ की एक भौगोलिक स्थिति है, वहाँ प्रतिवर्ष जो है हज़ारों भूकंप आते हैं, लेकिन फिर भी वो तकनीक में आगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की शिक्षा में सबसे ज़्यादा शोध पे खर्च किया जाता है और हमारे यहाँ शोधपूर्ण शिक्षा की कमी है। यदि शिक्षा बजट को बढ़ाया गया है तो शोधपूर्ण शिक्षा पे सबसे ज़्यादा उसमें योगदान देना चाहिए, अनुदान देना चाहिए और विश्वविद्यालयों का अनुदान बढ़ाया जाए ताकि समय समय पे नए नए रिसर्च हो सके, हमारे देश के बच्चे रिसर्च करके बाहर जा सकें। इन्हीं बातों को मैं कहना चाहूँगा। आपने एक बात कही कि जो टेक्नोलॉजी में पीछे है, तो इसको लेकर सरकार तो काम कर रही है, कई बार वो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स लेकर आ रही है अलग अलग तरीके से, साथ ही नए लैब्स बना रही है, ई लाइब्रेरीज़ बना रही है, जिससे कि गाँव के जो दूर के लोग भी हैं वो कनेक्ट हो सके उस लाइब्रेरी से और पढ़ सकें, आगे शिक्षा जारी। तो वो थोड़ा बहुत तो काम उस क्षेत्र में कर रही है, धीरे धीरे ही सही। यदि मैं बात करूं, आप यदि यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाते हैं, ऑनलाइन जो नई शिक्षा नीति है उसमें 40% सिलेबस को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो ऑनलाइन सिलेबस, मानते हैं कि बिहार एक समतल क्षेत्र है, समतल एरिया है, समतल भूभाग ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी बाढ़ग्रस्त रहता है साल में 4 महीने। बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। जब ज़िले बाढ़ ग्रसित रहेंगे तो किस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम उन लोगों तक पहुंच सकेगा, ये सोचने की बात है। झारखंड राज्य के कई ज़िले वो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, तो कैसे यूनिवर्सिटी के साथ छात्र जो 40% शिक्षा को ऑनलाइन ग्रहण करेंगे? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य या जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ मोबाइल नेटवर्क की कमी है, जहाँ 5G टेक्नोलॉजी, जहाँ की जनता तक आज तक स्मार्टफोन को वो ठीक से समझ नहीं पाए हैं, तो ये पहले बेसिक सुधार करना पड़ेगा आपको, जिसको मैंने बात की। और बेसिक सुधार उसी क्रम में होगा जब आप शोध कीजिएगा अलग अलग क्षेत्रों पे, और शोध वही छात्र करेंगे जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वो आपको डाटा ला के देंगे, तब आप उन क्षेत्रों में विकास कीजिएगा। लेकिन सरकार तो सीधा बात करती है कि हम शोधपूर्ण शिक्षा में विश्वास ही नहीं करते हैं, हम वैदिक शिक्षा की ओर जाएंगे। वैदिक शिक्षा ये नहीं बतला सकती है कि अभी आपके देश की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या है। उसके लिए आपको शोधपूर्ण शिक्षा पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले छात्र शोध करें, विभिन्न जगहों का डाटा लाएं, और सरकार भी शोध करे अपने जो उनकी संस्थाएं हैं उसके द्वारा, तब जाके इस तरह की शिक्षा नीति को लागू करें, और तभी जाके बजट जो है बढ़ने के बाद ही पूर्ण रूप से जनता तक पहुंच पाएगा, निचले तबके तक पहुंच पाएगा। क्या नाम है आपका? कुमार दिव्यम। क्या पढ़ाई करते हैं भैया? पटना विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। और जो नया एजुकेशन बजट इस बार फरवरी में आया है, इसको लेकर आप स्टूडेंट के तौर पर क्या देखते हैं? कैसे वो अच्छा बजट है या बुरा बजट है, या इसमें कुछ सुधार हो सकता था? अब किसकी बात करिए, केंद्र की या राज्य की? केंद्र की। देखिए, केंद्र का जो पूरा का पूरा बजट आया है, आप देखिए कि हम बिहार, हिंदुस्तान के भीतर
ये लंबे समय से मांग उठती रही है कि केंद्र का जो बजट जीडीपी का जो 10वां हिस्सा है, बजट का जो 10वां हिस्सा है, उसको शिक्षा पे खर्च किया जाए। लेकिन जो खर्च किया हुआ जाता नहीं है, इसको लगातार कम किया जाता है। तो हिंदुस्तान में सबको शिक्षा मिल पाए, सबके दरवाजे तक शिक्षा पहुंच पाए, छात्राओं को शिक्षा मिल पाए, गरीबों को, महिलाओं को, दलितों को, वंचितों को शिक्षा मिल जाए, इसके लिए ज़रूरी था कि बजट का हिस्सा बढ़ाया जाए। लेकिन इस बजट का हिस्सा बढ़ाया नहीं गया है। इसके इतर ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया इस बार के बजट में कि हम विश्वविद्यालयों को ऑटोनॉमी देंगे, हम स्वायत्ता देंगे। ये कहा जा रहा है कि स्वायत्ता देंगे। स्वायत्ता के नाम पर क्या है? सिर्फ आर्थिक स्वायत्ता। उसको बस करीने से ये दिखाया जा रहा है कि आर्थिक स्वायत्ता दिया जाएगा कि आप अपना रिसोर्स खुद जनरेट कीजिए। तो मतलब विश्वविद्यालय जब खुद से रिसोर्स जनरेट करने लगेंगे तो क्या होगा कि उनकी फीस बढ़ेगी। जैसे बिहार पटना के भीतर एक कॉलेज है, पटना विमेंस कॉलेज, वो खुद से जनरेट करता है, तो उसमें कौन लोग पढ़ने जाएंगे? जिसके पास पैसा होगा। और शिक्षा को खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं माननी चाहिए। जो इस बार के बजट में किया गया है कि शिक्षा को खरीद फरोख्त की वस्तु बना दिया गया है। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप पढ़िए, और आपके पास पैसे नहीं हैं तो पढ़ाई मत कीजिए। ये इस पूरे बजट में किया गया है। तो एक तरह से शिक्षा का निजीकरण करना इस बजट का उद्देश्य है। इस बार का जो बजट है वो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि और सालों के मुकाबले इस बार का बजट जो है शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। तो वो आप बता रहे हैं अभी कि कम है, तो वो तो हमने पढ़ा है, उस बारे में देखा है कि सबसे ज़्यादा है। आप औरों के मुताबिक सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, और हमने बोला कि बजट का जीडीपी का 10वां हिस्सा खर्च किया जाए। अगर आप क्या कीजिए कि आपको 100 रुपये की आवश्यकता है और मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, और आपको 50 दे दीजिए, मुझे 60 दे दीजिए, आप क्या कहिएगा? ये आपको ज़्यादा दिया गया है। बात ज़्यादा देने की नहीं है, बात है कि जितनी आवश्यकता है उतने देने की। तो मैंने इस लिहाज से कहा कि ये उस तरह से बजट नहीं है। तो ये बड़ी चालाकी से सरकारें करती हैं कि सरकारें क्या करती हैं कि जितनी आवश्यकता होती है कि सामने मनरेगा, अलग अलग कोर्स का बजट कम कर देगी और कहेगी देखिए हम शिक्षा में उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। आपको डिफेंस से ज़्यादा शिक्षा में, ये मुल्क की, किसी भी मुल्क की ये मतलब बदसूरती है और दुर्भाग्य है कि उस मुल्क में बजट शिक्षा पे जो पैसे खर्च हैं वो सेना से ज़्यादा से कम किया जा रहा है। हमें हिंदुस्तान को तालीम की ज़रूरत है, फौजों की ज़रूरत नहीं है, बंदूकों की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान की हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। जो शिक्षा का बजट है उसमें ये भी बताया गया कि इस बार बहुत सारी चीज़ें नई लाई जाएंगी, ई लाइब्रेरी वगैरह या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए और बाकी सारी चीज़ें सेटअप की जाएंगी, तो वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगी। देखिए, ई लाइब्रेरी और ई एजुकेशन का जो पूरा सवाल है, आपको एक अच्छे एजुकेशन के लिए ई लाइब्रेरी के आपको अच्छा टैबलेट चाहिए, आपको अच्छा लैपटॉप चाहिए, आपको आपके पास नेट का अच्छा कनेक्शन चाहिए। तो आपका अच्छा नेट का कनेक्शन चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप जब सुदूर ग्रामीण इलाके में जाइएगा, आज अच्छे फ़ोन से भी लोग वंचित हैं। फ़ोन के नाम पर, एंड्रॉयड के नाम पर 5000-7000, जिससे पढ़ाई नहीं हो सकती। फ़ोन से तो पढ़ाई नहीं हो सकती है। आप फ़ोन से गाना सुन सकते हैं, फ़ोन बात करने के लिए होता है, उसके लिए लैपटॉप की आवश्यकता होती है। तो इन तमाम चीज़ों से जिस मुल्क में जनता, एक बड़ी आबादी उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो, उसके लिए आप एजुकेशन ई लाइब्रेरी की कैसे कल्पना कर सकते हैं? तो ये एक तरह से बायजूज, अनअकैडमी, इस तरह के जो एक शिक्षा के क्षेत्र में कैंपसों को ख़त्म करके एजुकेशन को इस तरह की शिक्षा कंपनियों को लाने की जो कोशिश है, उसके लिए ई लाइब्रेरी, ई एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इसकी बात कह रही है। कोविड में हमने देखा कि कई ऐसी खबरें आती थी, हम अखबार में पढ़ते थे, किसी पिता ने अपने 60,000 की भैंस बेच दी है ताकि बेटे को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिला सके। तो जहाँ लोग अपनी इस स्तर के हैं, वहाँ आप ई लाइब्रेरी की बात करना बेईमानी है और सरकार को ये नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया। आपने स्टूडेंट से सुना, हमसे उनसे बातें की, उनसे जानने की कोशिश की कि ये बजट उनके लिए कितना हेल्पफुल है। उनका कहना है कि ये बजट तो दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं कर रहा है। दरअसल उनका कहना है कि बजट जब तक इस यूनिवर्सिटीज़ के हाथों में सीधे तौर पर नहीं आता है, तब तक वो एजुकेशन बजट किसी काम का नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी दी जा रही है, साथ ही जो शिक्षा को ऑटोनोमस बनाया जा रहा है, उसकी वजह से भारी नुकसान स्टूडेंट्स और साथ ही इस बजट को भी उठाना पड़ेगा। साथ ही उनका कहना है कि जो ई लर्निंग या फिर ई एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया है, वो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के दौर में चला जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स वगैरह या फिर ऑनलाइन चीज़ें, एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो मोबाइल टैबलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या इंटरनेट कनेक्टिविटी जिनके तक नहीं पहुंच रही है, उनके लिए ये एजुकेशन बजट किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं रहने वाला है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रेप और नाम का एक ऐप है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये
ये ऐप एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इस ऐप पे जाकर आप अपने एग्जाम की तैयारी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ईजी वे में कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट की राय मौजूद है, साथ ही उनके नोट्स और उनके गाइडेंस भी मौजूद है जो आपके किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। साथ ही अगर आप किसी एग्जाम के पहले रिविजन करना चाहते हैं तो विद इन 30 मिनट्स इस ऑडियो ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। शुक्रिया।